गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो अपना रेनबो बुक चल रही और रेनबो बुक में सबसे पहले हमने पोइट्री पार्ट शुरू किया था। पोइट्री में हमारी पहली कविता कंप्लीट हो चुकी थी, फर्स्ट पोइम कंप्लीट हो गई और फर्स्ट पोइम थी आपकी द नोबल नेचर। नोबल नेचर को पढ़ लिया। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड पोइम की और अपनी सेकंड पोइम होती है ए बॉय सॉन्ग। देखिए बॉय सॉन्ग जिसको लिखा है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन ने लिखा है। अब थोड़ा अबाउट का पोइट्री में बात करता हूँ, थोड़ा सा कवि के बारे में। यद्यपि मैंने आपको पहले बताया कि कवि के बारे में तो प्रश्न नहीं पूछा जाता, कंटेंट या कविता के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, फिर भी हम थोड़ी सी कुछ बातें इनके बारे में करते हैं, कवि के बारे में। तो इस कविता के जो लेखक है, सॉरी जो कवि है वो है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अबाउट द पोएम। इस कवि का जो जन्म हुआ है was born in Hexham in England। यानी विल्सन गिब्सन का जो जन्म हुआ था हेक्सेन में हुआ था। हेक्सेन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड की कवि है। अब इनकी जब हम कविता की इसकी जो बात करते हैं, इनकी कैरियर की जब बात करते हैं तो विल्फ्रेड विल्सन के एक मित्र थे और इसकी जो बात करें हम, एक व्यक्ति था रॉबर्ट ब्रूक। अभी रूपर्ट ब्रूक से इसका क्या संबंध था? तो विल्सन गिब्सन रॉबर्ट ब्रूक का एक बहुत परम मित्र था, यानी ही वाज ए गुड फ्रेंड ऑफ रॉबर्ट ब्रूक। रॉबर्ट ब्रूक का एक अच्छा मित्र था और ये रॉबर्ट ब्रूक जो था ये इंग्लैंड का जो एजुकेशन हुआ था, जो इंग्लैंड में जो क्रांति हुई थी, क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसने, इसलिए उसके लिए जाना जाता है। और इसकी अगली जो बात करते हैं कि इनकी जो मृत्यु हुई थी 1962 में, इनकी मृत्यु हुई थी, मतलब डाइड इन 1962 और 1962 में इनकी मृत्यु हो गई। अब इनका जो इनका कैरियर था, जो इनका लिटरेरी कैरियर है, लिटरेरी कैरियर की बात की जाती है तो 1902 में इनका एक वर्ष आई थी, यानी इनकी एक कलेक्शन आया था, एक वर्ष आया था, फर्स्ट वर्ष, यानी इस बात करें इसकी फर्स्ट वर्ष की इन्होंने कलेक्शन दिया था और इनकी फर्स्ट वर्ष आई थी 1902 में। 1902 में इन्होंने कविताओं का एक कलेक्शन दिया था जिसका नाम था माउंटेन कवर। किस नाम से? माउंटेन कवर के नाम से। माउंटेन कवर के नाम से इनका एक कलेक्शन आया था। और की जाए तो जो हम इस कविता की बात कर रहे हैं, ये बॉय सॉन्ग की जो बात कर रहे हैं, ये बॉय सॉन्ग जो कविता ली गई है वो माउंटेन कवर से ही ली गई है। अर्थात इनका ये जो पहली वर्ष आई थी, फर्स्ट वर्ष, पहली कविताओं का संकलन आया था वो 1902 में आया था और इस माउंटेन कवर से ही इस बॉय सॉन्ग को लिया गया है। यानी जो बॉय सॉन्ग जो कविता है, ये कविता कहाँ से उठाई गई है?
इसके माउंटेन कवर नामक इस कलेक्शन से, इस फर्स्ट वर्ष का जो कलेक्शन आया था उस कलेक्शन से ही उठाया गया था। ये थोड़ी थोड़ी हमने इस कवि के बारे में कुछ जाना। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कविता की, जो मूल कविता की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे जो अहम जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने आपको पहले समझाया कविता के अंदर मुख्य रूप से 3 चीजें आवश्यक रूप से हमको जाननी है। उस कविता की थीम क्या है, कविता के अंदर एक मैसेज भी छुपा हुआ होगा कि उसका मैसेज क्या है, उस कविता का सेंट्रल आइडिया क्या है, कविता के सेंट्रल आइडिया क्या, उस कविता के अंदर कुछ लिटरेरी चीजें होती हैं, लिटरेरी टर्म की हम बात करते हैं। जैसे मैंने उसमें पहले आपको बताया था कि कहीं पन आता है, कहीं पर संधि है, कहीं मेटाफोर है, कहीं हाइपरबोला है, तो कौन सी टर्म आ रही है, एक उसके बारे में। एक प्रत्येक कविता की हमको राइम स्कीम भी जान लेनी चाहिए। एक हम बात करते हैं राइम स्कीम। तो ये कुछ बिंदु हैं जो हमें इन कविताओं के बारे में जानना होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी थीम को समझा देता हूं कि इस कविता का थीम क्या है, किस विषय पर ये कविता लिखी गई है। और ये थीम की देखिए, बोर्ड में प्रति वर्ष एक कविता का थीम पूछ लिया जाता है, हर बार एक प्रश्न थीम से संबंधित पूछा जाता है। यानी इस कविता का थीम जो है वो पिछली साल पूछा गया था, 2019 में ही इसका थीम पूछा गया था। तो देखिए थीम क्या है इस कविता का। इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेस हिज पैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड द बर्ड्स। इस कविता के अंदर कवि पक्षियों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करता है। कवि चाहता है कि ये जितने भी पक्षी हैं सब एक प्रकृति के भाग हैं, यानी सभी के लिए स्वतंत्रता चाहिए, यानी बर्ड्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेचर। ये पक्षी प्रकृति के भाग हैं। दे शुड बी गिवन फ्रीडम, उनको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इस कविता के अंदर 3 स्टेंजा हैं, एक छोटी सी पोएम था, 3 स्टेंजा की एक कविता है। और पहले स्टेंजा में कहता है कवि कि आई डू नॉट स्प्रेड नेट फॉर द बर्ड्स। कवि कहता है कि मैं इन पक्षियों के लिए कोई जाल नहीं बिछाता। कवि इन पक्षियों के लिए अपना सहानुभूति व्यक्त करता है। वो कहता है कि आई डज नॉट स्प्रेड ए नेट फॉर द बर्ड्स। मैं पक्षियों के लिए कोई जाल नहीं बिछाता, क्योंकि बिकॉज ऑल द बर्ड्स, क्योंकि जितने भी ये पक्षी हैं बिलोंग टू मी, सब मेरे ही हैं। दे आर द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली। वे सब मेरे ही परिवार के सदस्य हैं, मैं उनको सबको अपना मानता हूं। इसलिए ही इंसिस्ट अपॉन द फ्रीडम ऑफ द बर्ड्स। कवि इन पक्षियों की स्वतंत्रता पर जोर देता है। वो कहता है द पोएट इज अ लवर ऑफ द बर्ड्स। ये कवि पक्षियों का प्रेमी है। ही डज नॉट वांट टू एनकेज देम। वह इन पक्षियों को जाल में बंद रखना नहीं चाहता। वो चाहता है दे शुड नॉट बी एनकेज, कि पक्षियों को जाल में बंद नहीं किया जाना चाहिए। दे शुड लिव देयर नेचुरल लाइफ। ये पक्षी अपनी एक स्वाभाविक जीवन जिए, इस प्रकार का उनका जीवन चाहता है। इन सेकंड स्टेंजा में वो कहता है कि फ्रॉम द ब्लूटिट ऑन द स्टोरी टू द ईगल ऑन द हाइट। वो कहता है कि एक छोटी सी चिड़िया, ब्लूटिट एक छोटी सी चिड़िया जो एक झाड़ी पर बैठती है, वो छोटी सी चिड़िया से लेकर के बड़े से बड़ा ईगल यानी बड़े से बड़ा पक्षी, ये सभी पक्षी मेरे ही, दे आर द पार्ट ऑफ माई लाइफ। वे मेरे जीवन के भाग हैं। आई लाइक देम, दे कम एंड गो टू मी। वे मेरे पास आते हैं बिकॉज दे आर नॉट इन केज। क्यों आते हैं? क्योंकि मैंने उनको कोई जाल में बंद नहीं किया है। दे आर फ्री, और वे मेरे आसपास विचरण करते हैं। आई फील डिलाइटेड सीइंग देम रोमिंग अराउंड मी, और मैं उनको मेरे चारों ओर विचरण करता हुआ देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है, खुशी महसूस होती है। In the poem, the poet says that
द वर्ड्स आर द पार्ट ऑफ नेचर, कि ये पक्षी जो है ये प्रकृति के भाग हैं। दे शुड बी गिवन फ्रीडम, को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। दे शुड नॉट बी इनकेज, इनको जाल में बंद नहीं किया जाना चाहिए। दे शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, उनका शोषण नहीं किया जाना चाहिए। दे शुड बी गिवन फ्रीडम, उनको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इन द थर्ड स्टेंजा, तीसरे स्टेंजा में कवि कहता है कि कवि कल्पना करता है और इस प्रकार की कल्पना करता है। इन हिज इमेजिनेशन ही सोर हाई एंड हाई ऑन द ईगल्स विंग। इस प्रकार की कल्पना करता है कि ईगल के पंखों पर बैठ करके, चील के पंखों पर बैठ करके कवि आकाश में बहुत ऊंचा उठ जाना चाहता है। इन द लाइन, फॉर द लाइन द पोएट wants to say, इस कविता की इस लाइन के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है, he wants to soar high and high। इस कविता के माध्यम से कवि ऊपर उठना चाहता है, हाई एंड हाई, ऊंचा और ऊंचा उठना चाहता है। इसमें इन थॉट्स, अपने विचारों में, इन आइडियाज एंड डीड्स, अपने कार्यों से, अपने विचारों से कवि ऊपर उठना चाहता है। तो इस प्रकार की थीम है। अब मैं कहूँ इस कविता को कहने का उद्देश्य क्या है, कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है, मैसेज क्या है इस कविता का। जब हम मैसेज की बात करते हैं तो इस कविता का मैसेज है, and through the poem the poet wants to give a message that the words should be given freedom। इस कविता के माध्यम से कवि ये संदेश देना चाहता है कि हमें पक्षियों का संरक्षण करना चाहिए, हमें उन्हें they should not be in cage, हमें उनको जाल में बंद नहीं रखना चाहिए। we should protect the birds, हमें इन पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए। ये मैसेज की बात है। अब सेंट्रल आइडिया देखिए, सेंट्रल आइडिया क्या होता है। सेंट्रल आइडिया एक प्रकार का एक मैसेज है। सेंट्रल आइडिया का मतलब केंद्रीय भाव, व्हाट इज द एसेंस ऑफ द पोएम। इस कविता का मूल सारांश क्या है। देखो मैंने कहा कि कवि कह रहा है इस कविता में कि हमें पक्षियों का संरक्षण करना चाहिए, पक्षियों को नहीं मारना चाहिए, और मैं तो जाल नहीं बिछाता हूँ पक्षियों के लिए। अब इन सारी बातों को कहने का मतलब यह है कि हमें पक्षियों का संरक्षण करना चाहिए, उनको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, उन्हें जाल में बंद नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें अपने नेचुरल लाइफ में जीना चाहिए। तो ये सेंट्रल आइडिया समथिंग मैसेज की तरह ही होता है। अब इसकी लिटरेरी टर्मों की हम बात करेंगे कि जो कविता के अंदर जो लिटरेरी टर्म आएंगी उनको हम एक एक टर्म की बात की जाएगी। इसके बाद में राइम स्कीम की मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले हम एक स्टेंजा देखते हैं और उस स्टेंजा की क्या राइम स्कीम होती है उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्टेंजा देखते हैं और उसका पहला स्टेंजा क्या होता है। Because I set no snare but leave them flying free, all the birds of the air belong to me। देखिए इसकी फर्स्ट लाइन क्या है, बिकॉज। इसका स्टेंजा देखते हैं, फर्स्ट स्टेंजा देखिए, स्टेंजा नंबर 1। पहला कहता है बिकॉज I set no snare but leave them flying free, all the birds of the air belongs to me, belongs to all the birds of the air belong to me, belong to me। ये कुछ पंक्तियां लिखी है। देखिए ये 4 पंक्तियों का एक स्टेंजा है। तो सबसे पहले हम इसकी राइम स्कीम की बात करते हैं कि इस कविता का राइम स्कीम क्या दिया गया है। तो देखिए राइम स्कीम जैसे मैंने आपको समझाया था कि राइम स्कीम क्या है। तो देखो मैं पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ। इसका हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या क्या प्रश्न इस स्टेंजा से बनने वाले हैं, हम उन सारे प्रश्नों की बात करेंगे।
तो देखिए मैं पहला क्वेश्चन बना रहा हूं कि व्हाट इज द राइम स्कीम, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। इस कविता की राइम स्कीम क्या है? तो देखिए जब हमने राइम स्कीम की बात की तो राइम स्कीम किस प्रकार से निकालते हैं मैं आपको पहले समझाया कि राइम स्कीम जो निकाली जाती है वो अंतिम शब्द से निकाली जाती है, पंक्ति के अंतिम शब्द से राइम ली जाती है। जैसे मैंने कहा बिकॉज आई सेड नो स्नियर। अब स्नियर की जब बात कर रहे हैं हम तो स्नियर और स्नियर की जो साउंड है उसके लिए हमने एक कह दिया। अब देखो अगली जो पंक्ति है उसका लास्ट वर्ड होता है फ्री, फ्री। अब इस फ्री की जो साउंड है वो स्नियर से नहीं मिलती है, स्नियर अंतिम उसकी साउंड आ रही है एयर, जबकि फ्री के अंदर ई की साउंड आ रही है, तो इसका मैंने नाम रख दिया फ्री। अब देखो तीसरी पंक्ति देखते हैं और थर्ड पंक्ति में जो अंतिम शब्द दिया हुआ है वो एयर दिया हुआ है, एयर। अब एयर क्योंकि फ्री से नहीं मिलता है, एयर स्नियर, एक की जो एयर की जो साउंड है वो स्नियर से मिल रही है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया ए। अब अंतिम शब्द देखिए, अगली पंक्ति का अंतिम शब्द है मी। अब मी अंतिम जो साउंड निकल के आ रही है वो आ रही है ई, और इधर हमने देखा फ्री मी दोनों का एक जैसा साउंड है, तो इधर मैंने इसको भी क्या कह दिया बी। तो इस प्रकार से इस कविता का जो राइम स्कीम निकल के आया है, ठीक है। तो इसका जो राइम स्कीम है तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए बी। इस प्रकार से कुछ इसकी राइम स्कीम बन जाती है, ठीक है। ये इसके राइम स्कीम की बात हुई। तो इस कविता का राइम स्कीम क्या बन रहा है? इस कविता की जो राइम स्कीम है यानी इस कविता के इस स्टेंजा की जो राइम स्कीम है वो ए बी इस प्रकार से बन रही है। अब हम बात करते हैं आगे की, इस स्टेंजा से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए एक एक पंक्ति को हम देखते हैं और फर्स्ट लाइन करेंगे बिकॉज आई सेड नो स्नियर द पोएट सेज दैट आई डज नॉट स्प्रेड ए नेट। कवि कह रहा है क्योंकि मैंने कोई जाल नहीं बिछाया। सेड आई बिकॉज आई सेड सेड है बिकॉज आई सेड नो स्नियर। सेड का मतलब क्या कहूं तो बिछाना, रखना, स्थापित करना। आई डज नॉट स्प्रेड स्नियर। स्नियर का मतलब होता है, स्नियर का मतलब होगा नेट, और नेट का मतलब होता है जाल। The poet says in the first line, the poet says that he does not spread a net for the birds, कि वो पक्षियों के लिए कोई जाल नहीं बिछाता है। In the line he expresses his pathetic view। इस लाइन में कवि अपना एक सहानुभूति से भरा हुआ दृष्टिकोण पक्षियों के प्रति व्यक्त कर रहा है। वो कहता है क्योंकि मैं इनको कोई जाल नहीं बिछाता हूं, और बजाय जाल बिछाने के बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, मैंने उनको स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ दिया है। कवि कहता है मैंने इन पक्षियों के लिए कोई जाल नहीं बिछाया, उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ दिया है। अब देखिए क्यों छोड़ दिया है? ऑल द बर्ड्स ऑफ द ईयर। अभी कह रहा है कि ऑल द बर्ड्स सभी पक्षी, ऑल द बर्ड्स सभी पक्षी, छोटे हो बड़े हो सारे पक्षी, ऑल द बर्ड्स ऑफ द ईयर। ऑफ द ईयर से मतलब है द बर्ड्स दैट फ्लाई, जो हवा में उड़ते हैं, अर्थात उड़ने वाले सभी पक्षी। ऑल काइंड्स ऑफ द बर्ड्स, सभी जातियों के, सभी प्रकार के छोटे बड़े सभी पक्षी बिलोंग टू मी, ये सब मेरे। बिलोंग टू मतलब रिलेटेड, बिलोंग टू का मतलब होता है, बिलोंग टू होता है रिलेटेड, मुझसे संबंधित हैं, जब ये मेरे ही, दे आर द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली।
देखिए यहां पर द पोएट हैज एन इमोशनल बॉन्ड, कवि इन पक्षियों के साथ एक भावात्मक संबंध स्थापित करता है। इन द पॉइंट इन द लाइन द पोएट पुट एन इमोशनल बॉन्ड विद द बर्ड्स, इन पक्षियों के साथ एक भावात्मक संबंध है कि जो कहता है ये सभी पक्षी मेरे ही हैं। तो देखिए बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, कवि ने कहा कि मैं पक्षियों के लिए कोई जाल नहीं बिछाता हूं। और क्यों नहीं बिछाता हूं? क्योंकि ये सब पक्षी मेरे ही हैं। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, मैंने कोई जाल नहीं बिछाया, लेकिन लीव देम फ्लाइंग फ्री, मैंने इन पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ दिया है। ऑल द बर्ड्स ऑफ द ईयर, कवि कहता है कि ये सभी पक्षी, जितने भी पक्षी हैं, सभी पक्षी ऑफ द ईयर यानी हवा में उड़ने वाले ये सभी पक्षी बिलोंग टू मी, ये सब मेरे ही भाग हैं, या रिलेटेड टू मी, ये सब मेरे ही संबंधी हैं। यानी कवि यहाँ पर उन पक्षियों के साथ में भावात्मक संबंध स्थापित करता है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, और प्रश्न क्या बनता है कि why does the poet not spread in it for the birds? Why does the poet not spread a net for the birds? कि कवि पक्षियों के लिए जाल क्यों नहीं बिछाता है? कवि पक्षियों के लिए जाल क्यों नहीं बिछाता है? तो अभी हमने पढ़ा था, क्या कहता था, मैंने इनको जाल नहीं बिछाया। देखिए दोबारा से पंक्ति को देखिए, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, कवि कहता है कि मैंने पक्षियों के लिए जाल नहीं बिछाया। अब क्यों नहीं बिछाया? बिकॉज, क्योंकि ऑल द बर्ड्स ऑफ द ईयर, ये सारे पक्षी बिलोंग टू मी, ये सब पक्षी मेरे ही तो हैं। एंड द पोएट इज द लवर ऑफ द बर्ड्स, ये कवि इन पक्षियों का प्रेमी है। ही इंसिस्ट अपॉन द फ्रीडम ऑफ द बर्ड्स, ये कवि इन पक्षियों की स्वतंत्रता पर जोर देता है। द पोएट इंसिस्ट अपॉन द फ्रीडम ऑफ द बर्ड्स, यानी कवि इन पक्षियों की स्वतंत्रता पर जोर देता है। वो कहता है कि ये सब पक्षी मेरे ही हैं। ही wants द फ्रीडम ऑफ द बर्ड्स, कवि चाहता है, कवि इन पक्षियों की स्वतंत्रता चाहता है, इसलिए he does not spread net for birds, कवि पक्षियों के लिए कोई जाल नहीं बिछाता है। तो इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर मैं फिर से बोल रहा हूं, द पोएट does not spread a net for the birds because he is the lover of the birds. He insists upon the freedom of the birds. He says that all the birds belong to him, so he does not spread it. क्योंकि वो कहता है ये सब पक्षी उसी के हैं, इसलिए वह उनके लिए कोई जाल नहीं बिछाता है। अब देखिए एक तीसरा क्वेश्चन और बनता है, why do the birds belongs to the poet? और ये क्वेश्चन हाफ ईयरली में पूछ दिया गया था, हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा गया था 17-18 में पूछा गया था कि ये पक्षी why do the birds belong to the poet? ये पक्षी कवि के क्यों हैं? या मैं इस प्रश्न को ऐसे कह सकता हूं कि why does the poet say that all the birds belong to him? कवि ऐसा क्यों कहता है कि ये सभी पक्षी उसके हैं? तो the poet says the birds belong to him because he does not sneer. पहली पंक्ति क्या कह रहा है?
ऐसा क्यों कह रहा है कि सब पक्षी मेरे हैं? क्योंकि he does not spread a net for them, उसने उनके लिए कोई जाल नहीं बिछाया, वो उनकी स्वतंत्रता पर जोर देता है, वह उससे प्रेम करता है, इसलिए कवि कह रहा है। और हम कह सकते हैं इन द लाइन द पोएट पुट एन इमोशनल बॉन्ड विद द वर्ड्स, इन पंक्तियों में कवि इन पक्षियों के साथ एक भावात्मक संबंध स्थापित करता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए कि बिकॉज आई सेट नो सुनिया, मैंने कोई जाल नहीं बिछाया, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, मैंने इनको स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ दिया है। ऑल द बर्ड्स ऑफ द ईयर, ये सभी पक्षी मेरे ही हैं। ऑल द बर्ड्स ऑफ द ईयर बिलोंग टू मी, ये सब पक्षी जितने भी पक्षी हैं ये सब बिलोंग टू मी, ये सब मेरे ही हैं। तो ये आपसे राइम स्कीम की बात हुई और इस स्टेंजा से इस प्रकार के दो क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड दृष्टि से, दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। बाकी इस स्टेंजा को 2019 में पूछ लिया गया है। ये स्टेंजा अपना 2019 में आया हुआ है, तो इसमें से ये क्वेश्चन बनते हैं। अब हम आगे एक अगले स्टेंजा की बात करेंगे और उसमें से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, और अगले स्टेंजा की बात करेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू।